नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। विज्ञान भवन में प्री बजट बैठक हुई। निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। सभी राज्यों के वित्त मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर भी इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में रहे। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने बताया कि वित्त प्रबंधन हमने अच्छा किया हुआ है, आर्थिक प्रबंधन को उठाने के लिए रणनीति भी बनाई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में जो बैठक हो रही थी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। अब ये बैठक जो है खत्म हो गई है और इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री मौजूद थे और साथ ही साथ हरियाणा के सीएम, हिमाचल प्रदेश के सीएम और छत्तीसगढ़ के सीएम भी इस बैठक में मौजूद। और इस बैठक के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो वित्त प्रबंधन है वो अच्छा हुआ है, उसको अच्छा किया हुआ है। प्रदेश के वित्त प्रबंधन को, आर्थिक प्रबंधन को भी वी शेप को उठाने के लिए रणनीति बनाई गई। जीएसटी को लेकर उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉड्यूल बनाया जाए। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड हमें कम दर पर लोन दे, राखी खड़ी के लिए अलग से लोन दिया जाए और गरीबों के लिए जो योजना है उसके लिए ब्याज माफी योजना बनाएं। एमएसएमई में एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराएं। जीएसटी में मैन्युफैक्चरिंग और कंजप्शन को लेकर एक मॉड्यूल बनाया जाए। हेल्थ में हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं, जिनमें से 19 जिलों में काम चल रहा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक रही, प्री बजट बैठक ही रही, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री मौजूद रहे और साथ ही साथ आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और इसी के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में मौजूद रहे। और आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी, जो सामान्यतया केंद्र के बजट से पूर्व परामर्श के लिए बुलाई जाती है। उसमें सभी प्रदेशों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। हमने भी कुछ सुझाव दिए हैं। पहला विषय तो हरियाणा के बारे में मैंने बताया कि हमारा जो वित्तीय प्रबंधन है उसको हमने बहुत अच्छी प्रकार से मेंटेन किया हुआ है। कोविड के बावजूद भी जो सीमा एफआरबीएम की 5% कर दी गई थी 2021 में, हमने 2.90 पर ही मेंटेन किया हुआ है। हमारे आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से हमने उसका एक प्रकार से सुधार लाने की दृष्टि से वी शेप, क्योंकि कोविड के बाद जो एक डाउन आर्थिक स्थिति हुई थी उसको वी शेप ऊपर उठाने के लिए, उसके लिए भी अलग से हमने अपनी रणनीति बनाई है। तो भी जो केंद्र का बजट है उसके नाते से पहला एक सुझाव मैंने दिया कि जीएसटी जो कंजम्पशन बेस्ड है वो हमारे यहाँ चूँकि प्रोडक्शन भी अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, हमने एकदम प्रोडक्शन बेस्ड तो नहीं कहा, लेकिन हाइब्रिड एक मॉड्यूल बनाया जाए जिसमें कंजम्पशन भी और प्रोडक्शन भी, ये दोनों को ध्यान में रख करके किया जाए, ताकि उसमें से प्रोडक्शन करने वाले प्रदेशों को भी उसमें ज़्यादा लाभ हो सके और रोजगार वहाँ बढ़ाया जा सके। चलिए अब खबर यमुनानगर से है, जहां पर सरकारी स्कूलों में 21% कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगने को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन कर्मियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन पर कार्रवाई होगी। स्कूलों में प्रवेश नहीं उनको दिया जाएगा। वहीं स्कूल जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। अभी स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा। मौसम के अनुसार ही फैसला लिया जा सकता है। सर्दी बढ़ने पर छुट्टियों को लेकर ही विचार होगा। तो स्कूलों को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने महत्वपूर्ण बातें कही है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से एहतियातन जो चीजें हैं वो बरती जानी चाहिए स्कूलों में। जो कोरोना के दौरान हमने सारा
काम किया, तो उसी प्रकार से इसमें भी हमने तैयारी पूरी कर रखी। और चाहे ऑक्सीजन की है, चाहे बेड की है, तो सभी चीजें। और जो मापदंड निश्चित किए गए थे कोरोना काल में, जो सुरक्षा के लिए मापदंड निश्चित किए थे, उन सभी का पालन किया जा रहा है। सारे स्कूलों में उसका पालन किया जा रहा है। अभी जो केस आए वो 3 के करीब केस हैं अभी सारे ही। तो मैं समझता हूँ पूरे हरियाणा में भी कोई बहुत बड़ी संख्या में इतने केस नहीं है, अभी कुल मिला के सुरक्षित है। लेकिन जो सुरक्षा के उपाय हैं उन पे पूरा ध्यान देना, उनका पालन करना, ये हमारी सबकी ड्यूटी है। हम सब उनका ध्यान रखें। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि जो कर्मचारी है स्कूल में, जो स्कूल में कर्मी हैं, वो वैक्सीन जरूर लगवाएं और अगर वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, वैक्सीन अगर नहीं लगवाई गई है तो फिर स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां यहां पर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है। और जहां तक बात रही स्कूल बंद करने को लेकर, तो उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि स्कूल बंद करने का अभी कोई भी यहां पर फैसला नहीं लिया गया है। जिस तरीके से स्कूल चल रहे थे वैसे ही स्कूल चलते रहेंगे। मौसम अगर करवट लेगा या फिर ठंड बढ़ती है उस पर विचार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्कूलों में जो स्कूल कर्मी हैं उनको वैक्सीन लगवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन कर्मियों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो वहीं दुर्गा शंकर मिश्रा को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया है और योगी सरकार ने भी दुर्गा शंकर मिश्रा की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया। कौन है दुर्गा शंकर मिश्रा, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पहले तो आज का जो दुर्गा शंकर मिश्रा को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो वहीं गुरुवार 30 दिसंबर को योगी सरकार ने भी दुर्गा शंकर मिश्रा की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुर्गा शंकर मिश्रा 1984 बैच के अधिकारी हैं और कानपुर IIT से पास आउट हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी से MBA भी किया है। DS मिश्रा उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा को RK तिवारी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। DS मिश्रा उत्तर प्रदेश के 54वें मुख्य सचिव होंगे। DS मिश्रा वर्तमान में केंद्र सरकार के आवास और शहरी मामलों के सचिव और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष भी हैं। IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जिसके लिए DS मिश्रा की खूब सराहना भी होती है। दुर्गा शंकर मिश्रा 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले थे, लेकिन सरकार ने उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दिया है। यानी कि रिटायरमेंट से पहले DS मिश्रा की यूपी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के लिए 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। सीनियर IAS दुर्गा शंकर मिश्रा को अगर मेट्रोमैन कहा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि दुर्गा शंकर मिश्रा के कार्यकाल में 5 शहरों में मेट्रो दौड़ी है और इसके साथ ही मेट्रो का काम रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। इसके अलावा दुर्गा शंकर मिश्रा के नेतृत्व में 9 मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के एक्सटेंशन का काम यानी कि विस्तार का काम भी पूरा किया गया है। ऐसे में दुर्गा शंकर मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद खास माने जाते हैं। वहीं चरखी दादरी के लघु सचिवालय में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की हड़ताल आज भी जारी रही। इस दौरान आंगनबाड़ी यूनियन की प्रधान सुनीता रामबास ने बताया कि हमारे डेलीगेट को मुख्यमंत्री ने बातचीत के लिए बुलाया था। हमारी कुछ मांगे मानी गई लेकिन लिखित में नहीं दी गई है और जब तक हमें लिखित में नहीं दी जाएगी तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। आपको बता दें कि हड़ताल पर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और गीत गाकर सरकार का विरोध जताया गया। हमारे डेलीगेशन को बातचीत के लिए बुलाया गया था चंडीगढ़,
जो खट्टर साहब के साथ बातचीत थी, उन्होंने अपनी बातचीत में जो भी मांगे, हमारा 19 सूत्रीय मांग पत्र था, उसके अनुसार जो भी मांगे हमारी माननी है, उस पर अभी सहमति जताई है। कोई लिखित में नहीं दिया है समझौता, लेकिन हमने ये कहा भी जब तक लिखित में नहीं मिल जाता इतने हम हड़ताल को खत्म नहीं करेंगे। और ये जो समझौता किया गया है इसमें कोई लाभ की जो बात थी वो उसमें 1500 और 750 जो 2018 में सरकार कह के मना कर रही है, तो खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो पहले ही बहुत कुछ दे रहा हूँ और इतने में भी उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं अब भाई हमें ना 1500 और 750 का जो समझौता सरकार की तरफ से हमारे लागू हुआ था वो हमें मिलना चाहिए। चलिए अब खबर रेवाड़ी से है, जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जिले के आमजन की सुरक्षा और बचाव को लेकर डीसी यशविंदर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं इस बैठक में ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए सुझाव भी मांगे गए और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है ताकि परेशानियों का सामना न करना पड़े। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की भी बैठक थी, तो जो ओमिक्रॉन वेरिएंट नया आप के संज्ञान में भी होगा, उसको कैसे मैनेज करना है रेवाड़ी जिले में और उसके लिए कैसे एनफोर्समेंट करना है। जो राज्य सरकार के निर्देश हैं अभी 24 दिसंबर को आए हैं, वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से चल रही है, तो वो आज सब रिव्यू किया है। और इसी प्रकार जो हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, हमारी अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज एमसीज हैं और जो दूसरे अधिकारी हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, वो इस सब को एनफोर्स कराएंगे और ताकि हम जिले को अभी तक जैसे हमारा जिला इस तरह के केसेस से बचा हुआ है, तो आगे भी हमारा ये प्रयास है कि इस प्रकार के केसेस हमारे जिले में ना आए। तो रेवाड़ी में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जा रहा है और साथ ही साथ यहां पर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और इसी को लेकर तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके। और इसी के साथ यहां पर जो वैक्सीनेशन अभियान है उसको भी रफ्तार दी जा रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। नए वेरिएंट से कहीं ना कहीं लोगों में दहशत है और वहीं जिला प्रशासन भी पूरे तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। वहीं नूह ने कोविड रोधी वैक्सीन में 8,40,546 का आंकड़ा हासिल कर लिया है। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने जिलावासियों का आह्वान किया है कि वो कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों डोज अवश्य लगवाएं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस अभियान के तहत जिले के अंतिम व्यक्ति तक कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में सीएचसी, पीएचसी और स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई जा रही है। वहीं डीसी ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा है कि सभी अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वैक्सीन जरूर लगवाएं ताकि कोरोना के संक्रमण की कड़ी को तोड़ा जा सके। उन्होंने जिलावासियों का आह्वान किया कि वैक्सीनेशन करवाएं, मास्क पहनकर रखें, एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखें। देखिए जी, टोटल जिले में रिव्यू के बाद से और पिछले 1.5-2 महीने में आप लोगों के सहयोग से और सभी रिलीजियस एंड सोशल लीडर्स के सहयोग से कुल 8,34,000 डोज लग चुकी है, जिसमें से 6,53,000 के आसपास जो है वो फर्स्ट डोज है। तो उस हिसाब से हमने लगभग आबादी को कवर किया है। अब किसी वजह से दूसरी डोज में लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता जा रहा है, तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि वो क्रिटिकल समय जो है वो बहुत नज़दीक आता जा रहा है। बचाव का एकमात्र तरीका है दोनों डोज लगवा लेना। कोवैक्सीन की सेकंड डोज ड्यू हो गई है। कहीं ना कहीं लोगों में इसके बारे में खुशफहमी है या वो नेग्लिजेंट हैं, सुस्त हैं, लेकिन इसको हमें गंभीरता से लेना पड़ेगा। सेकंड डोज लगने के
वहीं कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर करनाल में भी नो मास्क, नो सर्विस, नो वैक्सीन, नो एंट्री की पॉलिसी लागू की जा रही है। ये नियम सभी अधिकारी, कर्मचारी और आम जनता के लिए होंगे। इस पॉलिसी के तहत बिना मास्क और बिना वैक्सीन के लोगों को सरकारी संस्थानों में एंट्री नहीं दी जाएगी। ये फैसला करनाल जिला प्रशासन ने लिया है। करनाल के जिला सचिवालय में जिला प्रशासन की बैठक में फैसला लिया गया कि 1 जनवरी से बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के एंट्री पर पाबंदी लागू होगी। वहीं इस दौरान नए साल पर होने वाले जश्न को लेकर भी चर्चा की गई। डीसी निशांत यादव ने एक के बाद एक करके अलग अलग स्तर के लोगों से मीटिंग कर विस्तृत जानकारी साझा की। ये है कि आप सब लोगों को मालूम है कोरोना के जो केसेस हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन का भी जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है। करनाल में भी एक मामला कुछ दिनों पहले सामने आया था और इस सिलसिले में सरकार ने 24 तारीख को एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी कि आगे किस तरीके से सुरक्षित महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, ये जो इसके अंडर जो प्रोविजंस हैं वो जारी हुए थे। अभी हमने आपकी ब्रीफिंग से जस्ट पहले संबंधित जितने भी अधिकारी थे, जितनी भी एसोसिएशंस हैं, होटल, रेस्टोरेंट, उन सबको हमने इन प्रोविजंस के बारे में बताया है और उनकी मीटिंग ली है। मुख्य जो बातें बताई गई है वो मीडिया के साथी आज आप सारे हैं तो इनके थ्रू जितने भी करनाल वासी हैं सबको मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला तो ये कि नाइट मूवमेंट्स जो हैं वो 11 बजे के बाद रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। एज ऑफ नाउ जो ऑर्डर्स हैं वो हो सकता है आने वाले आजकल में सरकार ये समय में तब्दीली करके और पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगाने पे विचार करे। स्वास्थ्य विभाग की किसी भी तरह की आपदा को, संभावित थर्ड वेव को निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी है और अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारी सेकेंड डोज की वैक्सीनेशन की हमारी कवरेज, जो हमारे लिए एक चैलेंज बनी हुई है। करनाल में हम बार बार कहते हैं लगभग 1.5 से 2 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी ऑलरेडी सेकेंड डोज ड्यू हो चुकी है, परंतु वो उसके लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से फिर एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि सेकेंड डोज जल्द से जल्द अपनी कंप्लीट करें। जब तक दोनों डोज नहीं लगेंगी हमारी इम्यूनिटी उसको कोविड को फाइट करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आने वाले जो वीक है या कंटिन्यूस उसमें बहुत सारे वैक्सीनेशन कैंप्स, हम लगभग 150 के लगभग हमारी टीम्स फील्ड में जाती हैं। अब उसको और भी ज़्यादा हम डोर स्टेप पे हमने जितनी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी बोला है कि वो कहीं से भी हमें कोई रिक्वेस्ट करेगा तो हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट 24/7 जब भी उनकी अवेलेबिलिटी होगी कि हमें शाम को लगवानी है, हमें सुबह लगवानी है, हमारी टीम वो उस सारी चीज़ों को कवर करेगी। सरकार की गाइडलाइन थी तो उसके संबंध में डीसी साहब ने आपको विस्तृत तौर पे बताया है। हमारा इस समय पुलिस के मुख्य तौर पे यही कार्य है कि जो भी सार्वजनिक स्थलों पे लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती की जाए और चालान किए जाए। अभी हमारा लगभग हम 50-60 चालान प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन कल से हम इस संबंध में और ज्यादा सख्ती करेंगे और कोई भी व्यक्ति यदि सार्वजनिक स्थलों पे बगैर मास्क के पाया जाता है तो जो भी चालान होना चाहिए उसका हम तुरंत करेंगे। साथ ही जो डीसी साहब ने भी जो गाइडलाइंस का जिक्र किया, यदि कोई व्यक्ति इसकी अवहेलना करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और धारा 188 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी और कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि ऐसी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, खुद ही लोग अवेयर हो इस संबंध में और जो भी प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो भी अपनी तरफ से कार्रवाई की जा रही है उसमें भरपूर सहयोग करें। वहीं तोशाम में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर पुलिस की कार्रवाई यहां पर जारी है ताकि कोरोना पर कंट्रोल पाया जा सके। इसी के मद्देनजर पुलिस ने तोशाम के चौधरी सुरेंद्र सिंह चौक पर बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों के चालान भी काटे, साथ ही कई गाड़ियों के भी चालान काटे। इसके अलावा पुलिस ने लोगों से अपील की वो बिना जरूरी काम के बाहर ना जाएं और जब भी बाहर जाएं तो कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो अभी ये ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं तो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आई हैं उनमें सख्ती के आदेश हुए हैं, जिसके तहत हम करीब यहाँ पे 1 दर्जन चालान कर चुके हैं और लोगों को चालान करने के साथ साथ जागरूक भी कर रहे हैं कि जो ओमिक्रॉन के मामले हैं उनमें अपना जो ज़रूरी कार्य हैं तो ही अपने घर से निकलें और पब्लिक गैदरिंग्स में जाएं।
इन दिनों स्कूलों की मनमानी के चलते बच्चे स्कूल जाने से महरूम हो रहे हैं। वहीं रेवाड़ी के जिले भर में 134A के नियम के तहत कुल 2151 बच्चों का पहली सूची में दाखिला किया जाना है, जिनमें विभाग के पोर्टल पर 89 विद्यार्थियों के दाखिले कंफर्म हो चुके हैं। वहीं डीसी यशेंद्र सिंह ने कहा कि नियम 134A के तहत निजी स्कूल विद्यालयों में बच्चों के दाखिलों में निजी स्कूल किसी प्रकार की देरी न करें और बच्चों का दाखिला करवाना सुनिश्चित करें, ताकि अभिभावकों और बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। जिला सचिवालय स्थित सभागार में शिक्षा विभाग सहित संबंधित अधिकारियों की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 134A में राज्य सरकार से जैसे निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसमें एक 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसके अतिरिक्त उपायुक्त जिसके चेयरपर्सन है और जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी और जिला राजस्व अधिकारी, ये बाकी लोग इसमें सदस्य हैं। तो ये लोग अब स्कूल में एडमिशन्स कराना, जो वेरिफिकेशन है इनकम की, वो केसेस, और जिन लोगों में कोई संशय नहीं है और जिनकी वेरीफाइड इनकम है, उनको एडमिशन कराना इंश्योर करेंगे। काफ़ी दिन से नियम 134A के दाखिलों के लिए बच्चे उपायुक्त कार्यालय में क्लासें लगा रहे थे। उस पर आज डीसी साहब ने हमें 4:30 बजे बुलाया था मीटिंग के लिए, और साथ में दूसरे अधिकारियों को, तहसीलदार को, शिक्षा विभाग को, व अन्य अधिकारियों को भी साथ में बुलाया था। उनमें आज काफ़ी निर्णय हुए कि प्रत्येक स्कूल में जिनमें दाखिले होने हैं, उनमें शिक्षा विभाग की तरफ से 2-2 टीचर या प्रिंसिपल जाएंगे और उन बच्चों के दाखिले कराएंगे। और उससे पहले हमने एक डिमांड और रखी कि कुछ बच्चों के दाखिले इसलिए मैंडेटरी पहले हैं कि 9th और 10th क्लास, 11th क्लास है, उनके बच्चों के रजिस्ट्रेशन बोर्ड के द्वारा होने हैं और उनकी लास्ट तारीखें हैं, इसलिए उन बच्चों के कल से प्रायोरिटी के ऊपर दाखिले पहले होंगे। उसके बाद में कुछ नियम 134 के आवेदन जो हैं, उनके आय का सत्यापन होना है, और जिनका सत्यापन का संशय नहीं है विभाग